एक बार रंगापुर गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना कुआं था। सबका मानना था कि उस कुएं के अंदर एक भूत है। एक दिन राजू नाम का एक जवान लड़का अपनी बड़ी बहन और बहनोई को देखने के लिए रंगापुर जा रहा था। क्योंकि अंधेरा बढ़ने लगा और राजू को भूत के बारे में अच्छी तरह पता नहीं था, उसने जाने के लिए यही रास्ता चुना। एक आदमी को लंबे समय के बाद इस तरह से आते हुए देखकर पुराने कुएं ने चमक पैदा की। उस कुएं में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वो बोला, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। आवाज सुनकर राजू ने पूछा, कौन है? कौन चिल्ला रहा है वहाँ? अरे लड़के, मुझे बचाओ, मैं कुएं के अंदर से बोल रहा हूँ। कुएं के अंदर? ये भ्रम नहीं है ना? इतना सोचते हुए राजू उस कुएं के पास चला गया। ए बूढ़े आदमी, इस कुएं के अंदर तुम क्या कर रहे हो? वहाँ गए क्यों? कैसी बात कर रहे हो? मैं पुराने कुएं में कूद कर मरना चाहूंगा क्या? जब उन खूनी चोरों ने मेरे सोने की चूड़ी को देख लिया और मेरा पीछा किया तो मैं इस कुएं में कूद गया। कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। ओह, फिर आप अभी तक सामने क्यों नहीं आए? आपने मुझे देखा नहीं था, है ना? फिर आपने मुझे कैसे बुलाया? मैं उन चोरों में से भी तो एक हो सकता था। हे भगवान, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा भाई। दोपहर में उन चोरों के भागने के बाद से ही मैं चिल्ला रहा हूँ। आखिरकार तुमने सुना और आ गए। अच्छा ठीक है, ऊपर आओ। राजू ने उसे खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है बड़े लड़के, पहले मेरी इस सोने की चूड़ी को लो, फिर मुझे ऊपर खींच लो। इतना कहते हुए बूढ़े ने सोने की चूड़ी ऊपर फेंक दी। राजू ने उस सुनहरी चूड़ी को ले लिया। उसने उस बूढ़े को वहीं छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। फिर वो अपनी बहन और बहनोई के घर पहुंचा। राजू ने उस सुनहरी चूड़ी को हाथ में पहना हुआ था। उस रात सभी ने खाना खाया और सो गए। राजू आधी रात को उठा और उस खाट पर गया जिस पर उसकी बहन और जीजा सो रहे थे। फिर उसने अपने बहनोई को अपने कंधे पर उठाया और उस पुराने कुएं की ओर चल दिया। राजू, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी। चलो उसे ले आओ। तुम मेरे लिए किसी को रोज इस तरह से लेते आना। अगर तुम एक सप्ताह में 7 लोगों को लाते हो तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। फिर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और इन सभी लोगों पर अत्याचार करूंगा। मैं इस कुएं से बाहर भी आ जाऊंगा। गांव वालों ने मुझे इसमें कैद कर रखा है। देखो, एक व्यक्ति तो ले ही आया हूँ, बाकी भी ले आऊंगा और तुम्हारा कर्ज उतारूंगा। अलविदा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह, राजू, तुम्हारे जीजा जी सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहीं चले गए, जाओ और देखो। और 3 रातों के बाद राजू 4 और लोगों को उठा के ले गया और उस कुएं पर छोड़ दिया। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उन ग्रामीणों में से किसी को भी समझ नहीं आया कि लोग हर रोज रात में कहाँ जा रहे हैं। इस बीच बालू नाम के एक लड़के ने कहा, राजू के हमारे गांव में आने के बाद से लोग गायब हो रहे हैं। हम उससे पूछते हैं, आओ। तो ग्रामीण उसके पास गए। राजू, तुम हमारे गांव में क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हें यहाँ? और इतने दिनों से यहाँ क्यों रुके हुए हो? मैं इस गांव में अपनी बहन और बहनोई को देखने आया था, लेकिन मेरे जीजा गायब हो गए। मैं भी अपने जीजा की तलाश कर रहा हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। तब उन ग्रामीणों ने एक योजना बनाई। ग्रामीणों ने ये देखने का फैसला किया कि राजू उस रात क्या करेगा और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। राजू आधी रात को घर से निकला और दूसरे घरों में गया। राजू एक घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति को ले गया, उसे कुएं पर छोड़ दिया और वापस आ गया। ये होते सभी ग्रामीणों ने देखा। तुम्हें सभी 7 लोग कल तक मिल जाएंगे। मैं कल फिर आऊंगा। मेरा सपना सच होना अभी बाकी है। इन ग्रामीणों से बदला लेने का दिन आ गया है। कल के बाद का दिन अमावस का दिन होगा और मेरा राज्य अभिषेक उसी दिन होना है। अगले दिन ग्रामीणों ने एक जादूगर के साथ योजना तैयार की। उन्होंने उस जादूगर के पास एक कांच की बोतल रखकर घर के बाहर सुला दिया। हमेशा की तरह राजू आधी रात को घर से बाहर आया और एक आदमी की तलाश करने लगा। फिर वो उस जादूगर को लेकर कुएं पर गया। ग्रामीणों ने भी राजू का पीछा किया। राजू ने भूत से कहा, भूत इधर देखो, मैं तुम्हारे लिए एक आदमी लाया हूँ, इसका मजा लो।
ये रात बहुत प्यारी है, ये ठंडी हवा दिल को छूने वाली है। मेरा सपना अभी तक सच नहीं हुआ। ये रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, जरा फैसला सुना दे। उस जादूगर के पास कांच की एक बोतल थी और वो उस भूत के ठीक सामने खड़ा था। तब भूत ने राजू से कहा, मैंने तुमको ग्रामीणों को लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम इस जादूगर को ले आए और मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है। सभी ग्रामीणों ने राजू को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके हाथ से सोने की चूड़ी ले ली और जादूगर को दे दी। लाका 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 लाका, मैं सिखाऊंगा तुमको सबक। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए एकदम सही आदमी हूँ। उसने एक कांच की बोतल निकाली। चलो इस बोतल में आ जाओ, आओ। इतना कहते हुए उसने उस भूत को कांच की बोतल में बंद किया और 6 ग्रामीणों की जान बचाई। फिर उसने उस कांच की बोतल और सोने की चूड़ी को उस पुराने कुएं के अंदर दफना दिया। एक बार की बात है, चिंतलापल्ली गांव के बाहरी छोर पर एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बूढ़ी भूतनी रहती थी। एक दिन जब आधी रात वो भूतनी गहरी नींद में सो रही थी, उसने पेड़ के नीचे कुछ शोर सुना और जाग गई। एक नवयुवक जो थक गया था उस पेड़ की तरफ आ रहा था। वो भूतनी उस नवयुवक पर जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आ रहे हो? मुझे चैन से सोने नहीं दोगे क्या? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, नहीं सोई तो जानते हो मेरे साथ क्या होगा। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान की धमकी सुनकर भी वो नवयुवक जो बहुत उदास था भूतनी से डरा नहीं और बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम नहीं तो जंगल में जाने पर कोई जानवर मुझे खा जाएगा, इसीलिए तो मैं यहाँ रात में आया। तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे इस तरह से बात करते देख भूतनी को उस पर बड़ी दया आ गई। इतनी दया कि वो पेड़ से नीचे आई और उससे बोली, तुम्हारी उम्र मेरी 1/1000 भी नहीं है। इतनी जल्दी तुम जिंदगी से बेजार क्यों हो गए हो? बताओ मुझे। मेरा नाम श्री हरि है। मैं इस गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में रहने वाली एक बहुत सुंदर लड़की विमला से प्यार करता हूँ। एक दिन मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर विमला से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विमला ने मेरी बात सुनी तो बहुत जोर से हंसने लग गई और मुझे आईने के सामने खड़ा किया। फिर मुझे डांटते हुए बोली, तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? तुम इतने भद्दे दिखते हो और तुम्हें मुझ जैसी सुंदर लड़की चाहिए? ना तुम अच्छे दिखते हो, ना तुम्हारे पास पैसा है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मेरा जीवन बर्बाद है, इसीलिए आधी रात जंगल जा रहा था। तुम्हें जो करना है कर सकती हो। बूढ़ी भूतनी जोर से हंसी और बोली, मैं तुम्हें विमला से भी ज्यादा सुंदर बना दूंगी, रुको जरा। और बूढ़ी भूतनी ने श्रीहरि पर धुआं उड़ाया। इससे श्रीहरि की कुरूपता चली गई और वो एक बेहद सुंदर लड़का बन गया जिसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। श्रीहरि बेहद खुश हुआ और उस भूतनी का धन्यवाद करता हुआ अपने घर लौट गया। लेकिन अगले ही दिन फिर शोक में डूबा आधी रात वो उस पेड़ के पास आया जहां भूतनी रहती थी। शोर सुनकर बूढ़ी भूतनी उठ बैठी और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम फिर आ गए? विमला ने फिर इनकार कर दिया। कहा कि सुंदर होना काफी नहीं है, जाओ और पैसा मांगो। तो तुमने विमला को मेरे बारे में बता दिया है ना? हाँ, मैंने विमला से कुछ नहीं छिपाया, सब बता दिया। ऐसा किया? अच्छा तो चलो अब मैं तुम्हें धन देती हूँ। मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए बूढ़ी भूतनी पेड़ पर चढ़ गई और एक थैला भरकर सोने के सिक्के ले आई। ये सोने के सिक्के ले लो और विमला से शादी कर लो। श्रीहरि ने वो थैला ले लिया
और भूतनी का फिर से धन्यवाद किया। फिर वो थैला लेकर घर चला गया। श्रीहरि को तीसरे दिन फिर आधी रात उदास चेहरे से आते देखकर बूढ़ी भूतनी बोली, अरे लड़के, मुझे नहीं पता कि विमला तुमसे शादी के लिए तैयार हुई कि नहीं हुई, लेकिन मुझे तुम्हारी समस्या का हल निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है। विमला ने फिर क्या मांगा तुमसे? रूप और दौलत से संतुष्ट नहीं हुई? उसने कहा, क्या रूप और दौलत होना काफी है? उन्हें संभाल के रखने के लिए तुम्हें बुद्धि भी चाहिए ना? तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, जाओ और लेकर आओ। ओह, ऐसा क्या? विमला बहुत बुद्धिमान है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी भूतनी पेड़ पर चढ़ गई और श्रीहरि पर कुछ पत्तियां फेंकी। तुरंत श्रीहरि में एक बदलाव आया। श्रीहरि ने ये कहकर भूत का धन्यवाद किया कि मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा और अब तुम्हारी नींद कभी नहीं खराब करूंगा। ऐसा कहकर श्रीहरि वहां से चला गया। चौथे दिन जब किसी को बूढ़ी भूतनी ने पेड़ के पास आते देखा तो बोली, आओ विमला, मुझे पहले से पता था कि तुम आओगी। पता नहीं तुमने श्रीहरि को क्या कर दिया, वो पूरी तरह बदल गया है। उसने आज मुझसे बात भी नहीं की, मेरे पास भी नहीं आया। श्रीहरि ने सबसे कहा कि वो नगर जाएगा और कुछ व्यापार करेगा और मुझसे कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, इसके बारे में तभी सोचूंगा जब एक अच्छी लड़की मिलेगी। कृपा करके उसका दिमाग बदल दो, तुम्हें हमारी शादी करानी ही होगी। श्रीहरि अब पुराना वाला श्रीहरि नहीं रहा विमला, वो पूरी तरह बदल चुका है। अब वो तुमसे 10 गुना ज्यादा सुंदर और 10 गुना ज्यादा धनवान है। अब वो बुद्धिमान भी है, जो अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकता है। उसके पास अब कई गुण हैं। तो अब वो तुमसे शादी क्यों करेगा? ये तुम्हारे लालची स्वभाव का ही तो नतीजा है। और भूतनी फिर पेड़ पर चढ़ गई। विमला को अपने लालच पर बड़ी शर्मिंदगी हुई और वो वापस लौट गई। एक बार की बात है, मिन्या शहर में एक नौजवान व्यापारी रहता था। नाम था आमिर। एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की पसंद आई और उसने बिना उसके बारे में जानकारी लिए उससे शादी कर ली। फिर उसने एक बड़ा सा बंगला किराए पर लिया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। शादी के बाद आमिर की पत्नी अजीब सी हरकतें करने लगी। वो खाने के वक्त रोज ही खाना नहीं खा रही थी। आमिर उससे रोज खाने के लिए बहुत कहता, लेकिन वो साफ मना कर देती। आमिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर ही क्यों रही है। एक दिन आमिर उसके पास बैठा हुआ था। उसने पूछा, तुम खाना नहीं खा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी ना। आमिर के इतना ख्याल करने के बावजूद बीवी ने आमिर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। इस तरह 10 दिन बीत गए। आमिर की बीवी खाना ना खाने के बावजूद थकी नहीं लगती थी, बल्कि वो सारे दिन बड़ी चुस्त रहती थी। इससे आमिर को अपनी बीवी पर संदेह हुआ। एक रात आमिर ने जानना चाहा कि रात में उसकी बीवी क्या करती है और बिस्तर पर आंख बंद करके सोने का नाटक किया। आमिर ने देखा कि उसकी बीवी आधी रात उठकर चुपचाप घर से बाहर चली गई। उसने बिना कोई आवाज किए एकदम चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में पत्नी को कब्रिस्तान की तरफ जाते देख आमिर चौंक गया। उस कब्रिस्तान की बाहरी दीवार पर पहले से कुछ भूतनियां बैठी हुई थीं। जैसे ही आमिर की पत्नी उनके पास पहुंची, एक भूतनी ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। तुरंत वो भी एक भूतनी बन गई। फिर उसने बाकी भूतनियों के साथ उस दीवार से कब्रिस्तान के अंदर छलांग लगा दी। आमिर ये देखकर असल बात समझ गया। ये जानकर कि उसकी पत्नी और भूतनियों के साथ उस कब्रिस्तान में लाशों को खाती है, आमिर को भरोसा नहीं हुआ। वो जान गया था कि उसकी पत्नी एक भूतनी है। फिर वो घर वापस आया और चुपचाप सो गया।
जैसे कुछ जानता ही ना हो। लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी पत्नी को वापस आते देखा, जो चुपचाप आकर बिस्तर पर सो गई। अगले दिन खाना खाते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी प्यारी, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हें जो खाना पसंद हो वो लाके तुम्हें दे सकूं। फिर तुम कब्रिस्तान क्यों जाती हो? ये सुनकर भूतनी बीवी तो बड़ी नाराज हो गई। उसे समझ आ गया कि आमिर अब उसका राज जान गया है। तुरंत उसने मेज पर रखे ग्लास से कुछ पानी लेकर आमिर पर मंत्र पढ़कर छिड़का और आमिर एक कुत्ता बन गया। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। घर से बाहर एक कुत्ते को निकलते देख गली के कुत्तों ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। कुत्ता बना आमिर उन कुत्तों से बचने के लिए एक सब्जी बाजार में घुस गया, क्योंकि उस बाजार का मालिक तारिफ एक रहमदिल इंसान था। उसने उन कुत्तों को भगाकर आमिर की जान बचाई, जो कुत्ते के रूप में था। फिर वो कुत्ता अपनी पूंछ इधर उधर हिलाते हुए तारिफ के आसपास कूं कूं करने लगा। उस छोटे से कुत्ते को देखकर तारिफ ने उसे पाल लेने की सोची। एक दिन एक बूढ़ी औरत तारिफ की दुकान सब्जी खरीदने आई। सब्जियां खरीदने के बाद उसने तारिफ को पैसे दिए। क्योंकि उसके दिए पैसों में एक नकली सिक्का था, तारिफ ने उसे वापस किया। इससे वो औरत इतना गुस्सा हो गई कि उसका चेहरा लाल रंग का हो गया। तब तारिफ उससे बोला, वो एक खोटा सिक्का है। अगर आप किसी और से भी पूछेंगी तो वो भी यही बताएगा कि वो सिक्का खोटा है। मेरा कुत्ता भी आपको यही बताएगा। अच्छा ऐसा? चलो देखते हैं ये बताता है या नहीं। ऐसा कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने सारे सिक्के जमीन पर उलट दिए। फिर कुत्ते ने अपनी टांगों से असली सिक्के और नकली सिक्कों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद से तारिफ सबके सामने अपने कुत्ते की तारीफ किया करता कि वो बड़ी आसानी से असली और नकली सिक्कों की पहचान कर लेता है। कुछ लोगों ने उसका इम्तिहान भी लेना चाहा। वो असली और नकली सिक्कों को मिलाकर कुत्ते के सामने डाल देते और कुत्ता फौरन सारे नकली सिक्के अलग कर देता। बहुत सारे गांवों के लोगों तक ये बात कुछ ही वक्त में पहुंच गई। एक जवान लड़की फातिमा को भी ये बात पता लगी। उसने मंत्र शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। कुत्ता असली नकली सिक्कों को पहचान रहा है, ये सुनकर उसे लगा जरूर इसमें कुछ हेरा फेरी है। फौरन वो तारिफ की सब्जी बाजार गई और उस कुत्ते को गौर से देखा। तब फातिमा को असल बात समझ आई। वो तारिफ की इजाजत लेकर उस कुत्ते को अपने साथ ले गई। घर पहुंचकर उसने कुछ मंत्र पढ़े और कुत्ते के ऊपर राख छिड़क दी। तुरंत वो कुत्ता वापस आमिर बन गया। फिर आमिर ने फातिमा को पूरी बात बताई। बाद में आमिर फातिमा को लेकर अपने बंगले गया। आमिर को अपने असल रूप में देखकर भूतनी बीवी बेहद गुस्से में आ गई। वो फिर से ग्लास से कुछ पानी लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पर छिड़कने ही वाली थी। फौरन फातिमा ने भी एक शीशी से कुछ तेल निकाला और मंत्र पढ़ने लगी और फिर भूत बीवी पर वो तेल छिड़क दिया। इससे भूत बीवी एक बिल्ली बन गई और बड़ी तेजी से कब्रिस्तान भाग गई। उसके बाद आमिर ने फातिमा से शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी बिताई। एक बार की बात है, राजपुर गांव में सूर्यकांता नाम की एक कठोर स्वभाव की महिला रहती थी। वो अपनी बहू सुशीला को तरह तरह से प्रताड़ित करती रहती थी। सूर्यकांता सुशीला को चेतावनी देती, अपने पिता से दहेज लेकर आओ, नहीं तो जाकर अपने मायके रहो। जब भी सुशीला अपने पति को बताती कि उसकी माँ उसे प्रताड़ित करती है तो वो कहता, इसे छोड़ो, हमारे अलावा मेरी माँ और किसको डांट सकती है भला। और वो चुपचाप रह जाती। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, अगर आप बिना किसी काम के इसी तरह बैठे रहेंगे तो हम अपना मूल्य सबके सामने खो सकते हैं। बाद में हमारे लिए अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना बहुत कठिन हो जाएगा। तुमने सही कहा, कृषि इतनी लाभदायक नहीं है, लेकिन हमारे पास शहर में कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा भी तो नहीं है। फिर सुशीला ने अपने सोने के गहने उसे दिए
और कहा, इन गहनों को बेचिए और उस पैसे से कारोबार शुरू कीजिए। बाद में आप मुझे और बच्चों को शहर ले जा सकते हैं। वो इसके लिए सहमत हो गया और पत्नी से मिली इस मदद के लिए बहुत खुश हुआ। तुरंत वो अपनी माँ के पास गया और उससे बोला, माँ, मैं कस्बे में एक व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मेरे बेटे, तुम्हें ये विचार कैसे आया? तुम्हें व्यवसाय में क्या कोई अनुभव है? यदि बिना जानकारी के व्यवसाय में जाओगे तो तुम्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। सासू माँ, तुम उन्हें कायरता की दवाई दे रही हो? इसी बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया। तुरंत पति ने दरवाजा खोला। कुबड़े के साथ एक भूतनी दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी थी। वो भूतनी थोड़ी झुकी हुई थी। उस भूतनी को देखकर परिवार के तीनों लोग बेहद घबरा गए। तब वो भूतनी बोली, सुनो, मैंने सुना इस घर में कोई कायर बन रहा है। मुझे पता है बुखार की दवा, खांसी की दवा, सिर दर्द की दवा। ये कायरता की दवा कायरता को ठीक करने के लिए है ना? सुशीला का पति तो डर के मारे कुछ नहीं बोला। तब सूर्यकांता ने भूतनी से गुस्से से पूछा, तुम यहाँ रात में ये पूछने आई हो? हम एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में बात कर रहे थे। तुम क्यों आई? दरवाजा क्यों खटखटाया? माता जी, कृपया मुझे वो कायरता की दवाई दें और मेरी कायरता को ठीक करें। मैं अपने साथी भूतों की यातना को और अधिक सहन नहीं कर सकती। वो मुझे एक पल भी शांति से नहीं रहने देते हैं। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सूर्यकांता ने उस भूतनी की कायरता के बारे में सुना और साहस करके कहा, ठीक है, मैं अभी देती हूँ। इतना कहकर सूर्यकांता रसोई में गई और पानी में इमली और नमक का मिश्रण बनाकर ले आई। देखो, ये है कायरता की दवा, ले लो। इतना कहकर सूर्यकांता ने चम्मच में इमली का मिश्रण दिया। तब भूतनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस मिश्रण को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद भूतनी ने उसे एक गठरी दी और कहा, ये आपके द्वारा इलाज के लिए उपहार है। सूर्यकांता ने उस गठरी को लिया और भूतनी से कहा, रुको, पूरी बात तो सुनो। इस दवा को 3 बार लेना होगा, तभी तुम्हारी कायरता ठीक हो पाएगी। 1 महीने बाद अमावस की रात यहाँ फिर आना। भूतनी इसके लिए राजी हो गई और चली गई। तब सूर्यकांता ने उस भूतनी द्वारा दी गई गठरी को खोला तो उसमें 1000 से भी अधिक सोने के सिक्के मिले। अब जाओ और इन सोने के सिक्कों के साथ शहर में कारोबार शुरू करो। अपने परिवार को भी अपने साथ ले जाओ और वहाँ रहो। क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगी? अगर मैं आई तो तुम्हारे लिए अशांति हो जाएगी ना। अगले दिन भुजंग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर चला गया। 1 महीने के बाद कायर भूतनी फिर से सूर्यकांता के पास आई और पूछा, मुझे कायरता की दवाई दो। उस भूतनी में थोड़ा सा बदलाव तो आया था और उसका कुबड़ का आकार भी कम हो गया था। सूर्यकांता ने भूतनी को उसी के सामने तैयार करके दवाई दी। फिर उसने सोने के सिक्के मांगे और ले लिए। सूर्यकांता ने सोने के सिक्कों की उस गठरी को एक बक्से के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया। इसी तरह वो भूतनी सूर्यकांता के पास 3 बार और आई और उसके द्वारा दी गई दवाई ली। सूर्यकांता को बदले में उस भूतनी से सोने के सिक्के भी मिले। वो बहुत खुश थी क्योंकि भूतनी उसके जाल में फंस गई थी। 1 महीने के बाद वो कायर भूतनी कुछ अन्य भूतनियों के साथ सूर्यकांता के घर आई। उसके चेहरे पर कायरता नहीं थी। ये क्या आप तुम सबको कायरता की दवा चाहिए? कोई जरूरत नहीं, अपना इलाज करो बंद। मुझे पहले से ही पता है कि तुमने मुझे क्या दिया था। वो था इमली का रस। मैं कायर नहीं हूँ। ये तो बहू को बचाने के लिए एक नाटक था। क्या? मुझे धोखा दिया? नाटक खेला? ठहरो, अभी बताती हूँ। तब उन सभी भूतनियों ने उसके बाल खींचने शुरू कर दिए और मार मार कर उसका कचूमर बना दिया। रुको, मेरी पिटाई बंद करो। तुम जो कहोगे मैं करूँगी। अब जब भी मैं आऊँ तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मिठाई तैयार रखना। बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी लालच के बारे में अच्छे से पता है। सिक्के जो तुम्हें पहले दिए थे वो सोने के सिक्के नहीं थे, कंकड़ थे। इतना कहते हुए भूतनी ने सूर्यकांता द्वारा छिपाई हुई उस गठरी से उन सभी कंकड़ों को बाहर फेंक दिया। फिर सूर्यकांता ने व्यंजन पकाए और उन भूतों को परोसे।
खा पी कर भूतनियों ने सूर्यकांता को चेतावनी दी कि वो उनके लिए मात्र एक रसोइया है और चली गईं। बाकी जिंदगी सूर्यकांता ने रसोइये के रूप में बिताई। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।